सभी सज्जनों, आज संविधान दिवस है। संविधान किसी भी देश को चलाने के लिए ऐसा सार्वभौम कानून होता है जिसको सभी माने, जिसके अनुसार देश की व्यवस्था चले, विदेश नीति चले, वित्त चले, कानून चले एवं देश में कैसे सत्ता परिवर्तन हो, ये सारी व्यवस्थाएं संविधान में होती है। इस संविधान से पहले इस देश में कोई विधान नहीं था और ये जो विधान था तो विधान था मनुस्मृति। मनुस्मृति के अलावा एक विधान था गौतम संहिता। गौतम संहिता मन के विधान के साथ साथ न्याय व्यवस्था थी और उस व्यवस्था में एक प्राविधान था कि शूद्र को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। जिन लोगों ने रामायण पढ़ी हो, वाल्मीकि की रामायण पढ़ी हो, तो उसमें ही ये प्रसंग है कि किसी ब्राह्मण के लड़के का की मृत्यु हुई। वो सारे ब्राह्मण मिलकर के राम के पास गए और ये कहा कि हमारे राज्य में कोई शूद्र पढ़ रहा है और उसके पढ़ने की वजह से ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु हो गई है। और राम से कहा कि आप इसका निवारण करें। और दशरथ साहब की तरफ गए। ऋषि शंभु तपस्या कर रहे थे, लोगों को पढ़ा रहे थे, तो उनसे कहा कि तुम्हारी तपस्या करने से ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु हो गई है। उन्होंने कहा हे राजन, मेरे पढ़ने से ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु कैसे हो सकती है, अर्थात कैसे हो सकती है। राम नहीं माने और ऋषि शंभु की हत्या कर। आज हमारे समाज में भी बहुत सारे लंबे लंबे लाल टीके लगाकर घूमने वाले राम भक्त हैं। उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो राम भक्त बन रहे हैं, उस राम ने हमारे लिए क्या किया और क्या नहीं किया। उसके बाद सारी स्थिति कैसी आई कि देश में कई राज्य हो गए, कई राजा रजवाड़ा हो गए, लेकिन कोई एक सार्वभौम कानून नहीं था, स्थिति नहीं थी जिससे कि राजकाज चलाया जा सके। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वो लड़ते रहे, विदेशी आते रहे, सत आए, हुण आए, उन्होंने राज किया और छिन्न भिन्न अवस्था में हो गया। आखिर में देश गुलाम हो गया। पहले मुगलों को गुलाम हुआ, फिर अंग्रेजों को गुलाम हुआ। अगर हमारे देश में कोई एक संविधान होता तो ये स्थिति ना होती। 1946 में कांग्रेस आंदोलन कर रही थी कि हमको स्वराज दो, पूर्ण स्वराज दो। तो अंग्रेजों ने कहा नहीं, तुम्हें क्या है, पावर ट्रांसफर
लेकिन पावर ट्रांसफर के लिए तुम्हारे पास क्या व्यवस्था है कि तुम्हारे देश में व्यवस्था चलती रहे। कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन के पास जो डिफरेंट ग्रुप थी, वो डिफरेंट ग्रुप में उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। मैं जो कांग्रेस से बैठे हुए हैं उनसे माफी चाहूंगा कि वो इस बात का बुरा न माने। कांग्रेस ने बाबा साहब के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को पहले ही इतना कमजोर कर दिया था कि कैबिनेट मिशन ने बाबा साहब को बुलाना आवश्यक नहीं समझा। कांग्रेस ने पावर जगजीवन राम को आगे करके एक डेलीगेशन भेजा और उस डेलीगेशन ने कैबिनेट मिशन से कहा कि हमारी कोई सामाजिक या धार्मिक समस्या नहीं है, बल्कि हमारी थोड़ी सी आर्थिक स्थिति खराब है, बाकी हमारी कोई समस्या नहीं है। ये सारा गांधी और कांग्रेस का खेल था कि किसी तरह से बाबा साहब को इग्नोर किया जाए। बम्बई प्रेसिडेंसी से बाबा साहब ने संविधान सभा में जाने के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस ने बाबा साहब को बम्बई प्रेसिडेंसी से चुनाव हरा दिया। बाबा साहब उससे बड़ी मायूस हुई, लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल जिनको भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग बड़ा कोसते हैं, बड़े गाली देते हैं, जोगेंद्रनाथ मंडल ने बाबा साहब के लिए कहा कि आप बंगाल आए, बंगाल से चुनाव लड़े। बाबा साहब ने जो एग्रीमेंट थे उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरे को वोट दें। उन्होंने कहा हम तो पहले ही ये तय कर चुके हैं कि हम किसी को खड़ा नहीं करेंगे और न किसी को सपोर्ट करेंगे। मुस्लिम लीग का कोई मेंबर नहीं था, गुरुनाथ जैसा सीट से मुस्लिम लीग का कोई मेंबर नहीं था। इसलिए सिर्फ SC ST और OBC के जो लोग थे उनके बल पर बाबा साहब ने वहां से पर्चा भरा। जो प्रपोजल थे, प्रस्ताव मंडल थे, जोगेंद्रनाथ मंडल थे, और सेनेट करने वाले ज्ञाननाथ दास कांग्रेस के थे, नवाज तब उनका पर्चा दाखिल हुआ। कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई शरदचंद्र बोस को बाबा साहब के खिलाफ खड़ा किया। ये यहां से जीत न सके। पूरी कोशिश की कि बाबा साहब को हराना है, लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल बंगाल के SC ST के बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने सारा मैनेज किया, चुनाव हुए, उसमें कुल 13 इलेक्टोरल थे, निर्वाचन मंडल में थे। 6 वोट शरदचंद्र बोस को पड़े और 7 वोट बाबा साहब को पड़े। उसमें जो लोग थे जिन्होंने
नवाज शुक्ला बरिसाल इनकी कल्पना से थी और ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के मेंबर थे। दूसरा नाम मुकुंद बिहारी मलिक, नवाज शुक्ला इंडिपेंडेंट खुलना से थे। तीसरे द्वारकानाथ दरोजी, नवाज शुक्ला कांग्रेस फरीदपुर से। नवाज शुक्ला है पहले वो चंडाल कहते थे, फिर उनका नाम जो है वो नवाज शुक्ला किया गया, वो शिल्पा से थे। फरीदपुर ज्ञाननाथ विश्वास, नवाज शुक्ला कांग्रेस संगैर से थे। पांचवा नगेंद्र नारायण रे राजवंशी इंडिपेंडेंट रंगपुर से थे। छठा क्षेत्रनाथ सिंह राजवंशी कांग्रेस रंगपुर। सातवां वीर बिरसा कांग्रेस आदिवासी मुर्शिदाबाद। तो इस चुनाव में जो सबसे खासियत थी वो ये थी कि जितने एससी, एसटी और ओबीसी थे उन्होंने बाबा साहब को वोट दिया। बाकी जितने सवर्ण थे उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दिया। ये पहला और आखिरी चुनाव था भारत में। अब तक का ऐसा चुनाव नहीं हुआ, ये पहला और आखिरी चुनाव था कि सवर्ण वोट एक तरफ दे, एससी, एसटी और ओबीसी वोट वो बाबा साहब को गए। अगर बाबा साहब वहां से जीत के ना आते आज हमारी ये स्थिति ना होती। इसलिए हमको ये याद रखना जरूरी है कि कैसे करके हमारी जीत हो सकती है, कैसे करके हमारा समाज खड़ा हो सकता है। जोगेंद्रनाथ मंडल का हम लोगों को शुक्रगुजार करना चाहिए कि उन्होंने बाबा साहब को जिताकर प्रेसिडेंट असेंबली में भेजा। इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ये कह चुके थे कि apart from the doors, even the windows of the Constituent Assembly are closed for Dr. Ambedkar. Let us see how he enters Constituent Assembly. ये सरदार पटेल के ये शब्द थे कि हमको किसी भी तरह से सरदार पटेल को, डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में नहीं आने। कुल 296 मेंबर थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के चुनाव में। जो कुल 296 मेंबर थे उसमें से 30 अनुसूचित जाति के थे। 30 सीट अनुसूचित जाति की थी। 28 सीट में 29 सीट कांग्रेस के टिकट पर शेड्यूल कास्ट जीत के आए थे। एक सीट के लिए कांग्रेस ने ये सब कुछ किया कि किसी भी तरह से बाबा साहब को संविधान सभा में नहीं आने दिया। तो ये आप समझ सकते हैं कि कोई भी सवर्ण पार्टी आपके लिए कितनी हितकारी हो सकती है, ये समझने की चीज है। आज जोगेंद्रनाथ मंडल को तमाम तरह के हमारे लोगों को तो मालूम ही नहीं है। वो लोग जोगेंद्रनाथ मंडल को गाली देते हैं कि उन्होंने जोगेंद्रनाथ मंडल ने पूरी कोशिश की कि बंगाल का डिवीजन न हो। अगर बंगाल का डिवीजन हो जाता तो जोगेंद्रनाथ मंडल भारत में रहते, वो पाकिस्तान में रहते। उनका क्षेत्र, उनके जो क्षेत्र में उस समय जो बंटवारे का सिद्धांत था कि जहां हिंदू मेजोरिटी में है वो हिस्सा भारत में रहेगा
और जिसमें मुसलमान मेजोरिटी में है वो हिस्सा पाकिस्तान में था। ये खुला बरसात वाला जो क्षेत्र था इसमें 51% हिंदू थे, लेकिन महज जोगेंद्रनाथ मंडल की वजह से वो क्षेत्र पाकिस्तान को दिया गया ताकि बाबा साहब और जोगेंद्रनाथ मंडल साथ में करके काम करें। तो और लोग क्या है जितना ही उनको क्रिटिसाइज करें, हम लोगों को जोगेंद्रनाथ मंडल का कंट्रीब्यूशन नहीं भूलना चाहिए। अगर जोगेंद्रनाथ मंडल मेहनत में करते तो बाबा साहब इसमें कस्टर्ड असेंबली में ना आते, और कस्टर्ड असेंबली में ना आते तो ये जो संविधान है ये संविधान हमको नहीं मिलता। इस संविधान में बाबा साहब का स्किल है, उनकी जो मेहनत है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको तो सारी दुनिया जानती है, पर उसके पीछे जो हिडन जो छुपी हुई ताकत थी वो डॉक्टर वो जोगेंद्रनाथ मंडल की थी। अब जब संविधान तैयार हुए लगा तो आरएसएस का जो मुखपत्र था आरएसएस का मुखपत्र था वो था ऑर्गेनाइजेशन। 3 दिन पहले संविधान के लागू होने से 26 नवंबर से 3 दिन पहले ऑर्गेनाइजर ने वो लड़कर जो आरएसएस के प्रमुख थे उन्होंने लिखा कि हमारे इस संविधान में न तो मनुस्मृति है, न याज्ञवल्क्य का कोई सिद्धांत है, और न पारसर का कोई सिद्धांत है। तो आरएसएस को यह सिद्धांत, आरएसएस को यह संविधान लागू होने के दिन से ही चुपता है और आज भी चुप रहा है। आज संविधान खतरे में है। आज जो हमारी न्यायपालिका है वो न्यायपालिका न होकर ब्राह्मण पालिका बन गई है। मैं दावे से कह रहा हूं, आप पूरे देशों की लिस्ट उठाकर देख लो, उनका चयन देख लो, उनका सब कुछ देख लो। आज की जो न्यायपालिका है ये ब्राह्मण पालिका बन गई है, और किसी भी निर्भर को न्याय मिलने का न्याय मिलने की उम्मीद कम है। उसमें 2 उदाहरण, उसके हाल के 2 उदाहरण दो, हाल के 2 उदाहरण। भाजपा का मध्य प्रदेश सरकार में एक मंत्री है विजय साहब, विजय साहब आप लोग सुना हो। तो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें भारतीय फौज की एक शानदार अफसर सोफिया कुरैशी ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। उसके पूरे देश में उसका नाम हुआ। लेकिन उस मंत्री ने कहा कि हमने आतंकवादियों की बहन को आतंकवादियों के खिलाफ खड़ा किया। एक भारतीय फौजी अफसर को उस मंत्री ने आतंकियों की बहन कहा। उस मंत्री पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सीनियर जज जस्टिस अतुल श्रीधर ने एक्शन लिया, 100 नोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया और कहा कि इस पर मुकदमा करो और इसको सही धारा में मुकदमा करो। पहले तो मुकदमा नहीं हुआ, फिर जब
वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट बुलाया तो बहुत, लेकिन उसकी अरेस्ट इसलिए करती। मुख्यमंत्री आज भी बड़े मजे से मंत्री बना हुआ है और मुकदमे का पता नहीं मुकदमा कहां गया। दूसरा उदाहरण है कि वहां कुशवाहा समाज के एक लड़के को कुछ ब्राह्मणों ने फोर्स किया, ब्राह्मण के पैर ढुलवाए और फिर कहा कि इस पानी को पियो। कुशवाहा समाज पिछड़ी जाती है, उसके लड़के को पानी को पैरों की छालन को पीने के लिए मजबूर किया। वो खबर अखबार में छपी तो उन्हीं जैसा अतुल श्रीधर ने उस पर कॉन्फ्रेंस लिया और कहा कि इस पर एनएसए लगा। वो जेल में है, वो जेल में है। आखिर क्या हुआ कि सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने अतुल श्रीधर साहब का ट्रांसफर किया, उनका ट्रांसफर प्रपोज किया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में वो दूसरे नंबर पे थे, टूरिज्म में रहे, जो जरूरत का अपार्टमेंट के लिए रिकमेंडेशन करते हैं। केंद्र सरकार ने कहा यहाँ नहीं, इसको इलाहाबाद भेजो और इलाहाबाद भेज करके उनको 7वें नंबर पर पहुंचा दिया। जैसा का ट्रांसफर हो गया, मंत्री जो है मजे में मंत्री बना हुआ है, तो कहां रह गया? आज जो सबसे बड़ा समस्या है देश में वो न्यायपालिका का है। सारे लोग विद्वान हैं, पढ़े लिखे सब कुछ है, लेकिन शेड्यूल कास्ट का प्रतिशत कितना है? एससी एसटी बैकवर्ड का, एससी एसटी ओबीसी का परसेंट न्यायपालिका में कितना है? ना के बराबर। कोई जब अपने लोगों को भेजता है, अपने लोगों का वो होता है और फिर अपने लोगों को रिलीफ देते हैं अदालत में, ताकि इनका वकील जो है ये पलट सके। तो आज इस देश में जो सबसे बड़ी समस्या है वो न्यायपालिका के साथ खत्म हो गई। दूसरी, अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी तो संख्या बहुत है और हम वोट से चुनाव जीत गए, अब आपके वोट की कोई कीमत नहीं है। अब आपके वोट की कोई कीमत नहीं है। पहले तो आपका वोट रहेगा नहीं, और रहेगा भी तो आप डालेंगे कहां कहां पहुंचता है ये भरोसा नहीं। तो इसलिए अभी संविधान को बचाने की जरूरत है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब गले में हानि और कमर में झड़ होगी। संविधान के जो प्रावधान है वो पूरे हैं, कहीं नहीं है, लेकिन उनको संविधान को बचाने की जरूरत है। तो कभी एक आदमी होता है कहा कि तुम्हारे बंदे में ले जाऊंगा, उसको नौकरी देता नहीं। एक अंतरात्मा की जो आवाज है, इनर कॉन्शियस है, वो कहां जाएगी? मैं भेजा तो देखो कितना तो नौकरी से। तो अब जो है संविधान को बचाने की बहुत बड़ी जरूरत है। संविधान खतरे में है, आप जो है डरते थे। अभी ये वकील साहब कह रहे थे कि चले कि पहाड़ में देश में अंतर करते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और इसलिए जो ऐसा करते हैं उनके पेट के लिए मैं समझ मिलेगा। लेकिन आपको एक चीज और मालूम होनी चाहिए 1931 में
जब बाबा साहब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में थे तो पहाड़ से अल्मोड़ा से हरिप्रसाद टंडा जी ने उस जमाने का 40 रुपए का टेलीग्राम बाबा साहब ने भेजा था। हमारे नेता आप हैं, गाली नहीं। मैं इस चीज को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता। दूसरी बात कि बेलगाम में कांड हुआ था, मैं आखिर तक साथ खड़ा था और यहाँ के लोगों ने क्या किया मैं कहना नहीं सकता। यहाँ के लोगों ने मुसलमान के हर तरफ से होती है। आप लोगों ने मेरे को सुना, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और सबको संविधान दिवस की बधाई देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हर आदमी संविधान के लिए खड़ा होगा और अंत में जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साहब, आपने बहुत ही गहराई से संविधान और बाबा साहब के निर्वाचन से लेकर जानकारी दी। हम आशा करते हैं कि हमारे सभी साथी इस चीज को अमल करेंगे। साथियों, सड़क कितनी भी साफ हो, धूल हो ही जाती है और इंसान कितना बुद्धिमान हो, भूल हो ही जाती है।